बाप ने अपनी सारी जायदाद बेटों के नाम कर दी और अगले ही दिन बेटों ने उसे ओल्ड होम छोड़ दिया। बाप वहां 5 साल रहा और तड़प तड़प कर मर गया। जब बेटे जायदाद बेचने लगे तो वकील ने एक वसीयत दिखाई और वसीयत में लिखा था कि अगर मेरे बेटों को जायदाद चाहिए, वसीयत में लिखी शर्त को मानना पड़ेगा। इस शर्त को सुनकर बेटों के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि शहर के गुंजान और मसरूफ तरीन इलाके में वाक़ इस शानदार और पुरशक्को इमारत के एक वसीओ अरीज कमरे में, जो कि एक इंतहाई नामवर और तजर्बाकार वकील का दफ्तर था, आज एक अजीब सी घुटन और पुरअसरार खामोशी का राज था। कमरे की चारों दीवारों पर इंतहाई नफीस और कीमती लकड़ी का काम किया गया था, जो इस जगह की अहमियत और रौब में मजीद इजाफा कर रहा था। फर्श पर बिछा हुआ गहरे सुर्ख और सियाह रंगों के इम्तिजाज वाला एक निहायत ही दबीज और कीमती कालीन कदमों की हर आहट को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर जज्ब कर लेता था, जिसकी वजह से कमरे में एक मुहीब सा सन्नाटा छाया रहता था। कमरे के बिल्कुल वस्त में अखरोट की लकड़ी से तराशी गई एक इंतहाई बड़ी, चौड़ी और चमकदार मेज रखी थी, जिसके पार एक बुलंद उबाला और आरामदेह चर्मी कुर्सी पर वकील हबीबुल्ला एक इंतहाई संजीदा और गहरी खामोशी के साथ विराजमान था। उसके चेहरे पर मौजूद झुर्रियां और आंखों में छुपी हुई गहराई उसके तवील पेशा वराना तजुर्बे और कई पेचीदा खानदानी तनाजात को सुलझाने की जिंदा गवाही दे रही थीं। दीवार पर लगी हुई एक कदीम पेंडुलम वाली घड़ी की टिक टिक इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेज की दूसरी जानिब बिछी हुई नर्म और गुदास कुर्सियों पर बैठे दो नौजवान, जिनके नाम हारिस और तारिक थे, अपने निहायत ही कीमती और चमकदार लिबास और तकब्बुर से भरपूर अंदाज से किसी भी देखने वाले को अपनी लालची और खुदगरज खसलत का साफ पता दे रहे थे। उनके चेहरों पर अपने सगे और ज़ईफ बाप की दर्दनाक मौत का कोई जर्रा बराबर दुख, मलाल या अफसोस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स उनकी आंखों में एक बेपनाह हिर्स, दुनियावी लालच और एक अजीब सी जल्दबाजी की चमक नुमाया थी। वो दोनों बार बार बेचैनी से दीवार गिर घड़ी की तरफ देख रहे थे, जैसे उनके लिए यहां बैठकर एक एक लम्हा गुजारना किसी कड़े इम्तिहान से कम ना हो। आज वो दिन था जिसका उन्हें पिछले पूरे 5 सालों से इंतहाई बेसब्री और जुनून के साथ इंतजार था, जब उन्होंने महज दौलत की हवस में अंधे होकर अपने हद दर्जा कमजोर, बीमार और लाचार बाप को एक इंतहाई दूर, उफ्तादा दारुल अमान की एक तारीख, तन्हा और कसम पुरसी से भरी कोठरी में छोड़कर उसके नाम की सारी उम्र की जमा पूंजी, तमाम वसीओ अरीज इमलाक और आबाई ज़मीनों को अपने कब्जे में करने का एक इंतहाई घिनौना और शर्मनाक मंसूबा बनाया था। उनका बूढ़ा बाप, जो कभी इसी शहर का एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़, बाअसर और मुतमव्विल इंसान हुआ करता था, जिसके दस्तरख्वान पर सैकड़ों लोग अपनी भूख मिटाया करते थे, अपनी जिंदगी के वो आखिरी और कठिन तरीन 5 साल अपने ही सगे खून की बेहिसी और संदिली का मातम करते करते और रोजाना दरवाजे की तरफ नजरें जमाए उनके वापस लौट आने की झूठी उम्मीद लगाए, बिलाखिर तड़प तड़प कर इस दारे फानी से हमेशा के लिए कूच कर गया था। मगर उन सफ़ाक बेटों के तारीक दिलों में अपने उस अजीम बाप के लिए कोई हमदर्दी या नदामत नहीं थी। उन्हें तो बस उस बेपनाह दौलत, उस वसीओ अरीज आबाई हवेली और शहर के अतराफ में फैली हुई उन अनमोल ज़मीनों की फिक्र थी, जिन्हें फ़रोख्त करके माँ अपनी दुनियावी इशरतों और अय्याशियों में मज़ीद इजाफा करना चाहते थे। हारिस, जो दोनों भाइयों में उम्र के लिहाज से बड़ा था, उसने कदरे बेताबी और बेजारी से अपने दोनों हाथ एक दूसरे से रगड़ते हुए मेज की दूसरी तरफ बैठे खामोश वकील की जानिब देखा,
اور اپنے مخصوص متکبرانہ اور کرخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جناب حبیب اللہ صاحب، آپ اپنے ان فرسودہ ضابطوں میں مزید کتنا وقت برباد کریں گے؟ خریدار پچھلے 1 گھنٹے سے باہر راہداری میں کھڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم نے ہر حال میں آج ہی اس تمام سودے کو حتمی شکل دینی ہے تاکہ کل سورج نکلنے تک وہ تمام کروڑوں کی رقم ہمارے بینک کے کھاتوں میں مکمل طور پر منتقل ہو سکے۔ طارق نے بھی فوراً اپنے بڑے بھائی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ایک انتہائی طنزیہ اور بے حس مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کلام شروع کیا۔ بالکل درست کہا میرے بھائی نے، اور ویسے بھی اس ضعیف اور چڑچڑے انسان نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ہماری ناک میں دم کر رکھا تھا۔ شکر ہے کہ اب اس کی یہ تمام لامتناہی املاک اور اثاثے مکمل طور پر اور قانونی حیثیت سے ہماری بلا شرکت غیر ملکیت بننے جا رہے ہیں، اور ہم اس روز روز کے تمام جھمیلے اور سردرد سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر ایک نئی اور پرتعیش زندگی کا آغاز کریں گے۔ وکیل حبیب اللہ نے نہایت ہی بردباری سے اپنی موٹے شیشوں والی اینک کو ناک کی ہڈی پر درست کیا اور اپنے سامنے بیٹھے ان دونوں بے حس بھائیوں کی طرف ایک ایسی گہری، پرخار اور طنزیہ نظر ڈالی جس کی تہ میں شدید ترین نفرت، حقارت اور غصہ چھپا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے ان تمام اندرونی جذبات کو بڑی مہارت اور پیشے کی نزاکت کے تحت اپنے پرسکون چہرے کے پیچھے چھپائے رکھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے سامنے موجود میز کی ایک بھاری دراز کو کھولا اور اس کے اندر سے ایک انتہائی پرانی، خستہ حال اور خاکی رنگ کی موٹی سی مثل نکالی، جس پر ایک گہرے سرخ رنگ کے سوتی فیتے سے نہایت مضبوط گرہ لگی ہوئی تھی۔ وکیل کی اس اچانک اور پر اسرار حرکت نے ان دونوں بھائیوں کی تمام تر توجہ اور بے چینی کو اپنی جانب مکمل طور پر مبذول کروا لیا، اور ان کے چوڑے ماتھوں پر پریشانی اور الجھن کے واضح آثار تیزی سے نمودار ہونے لگے۔ یہ پرانا کباڑ کیا ہے وکیل صاحب؟ حارث نے قدرے جھنجھلاہٹ اور غصے کا شکار ہوتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ ہم تو یہاں اپنے فروخت کے کاغذات پر گوگلی دستخط شدہ حتمی قانونی مہر لگوانے آئے ہیں، اور آپ یہ کون سے پرانی اور بوسیدہ داستانیں نکال کر بیٹھ گئے ہیں جن کا اس موجودہ معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ وکیل حبیب اللہ نے نہایت سکون، اطمینان اور ایک عجیب سی طمانینت کے ساتھ اس سرخ فیتے کی گرہ کو کھولا اور اس خستہ حال مثل کے اندر سے ایک زرد پڑتا ہوا پرانا کاغذ نکالا جس کے کونے مڑے ہوئے تھے اور جس پر ایک انتہائی پرانی سرکاری مہر سبز تھی اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کچھ تفصیلی تحریر درج تھی۔ اس نے ایک طویل اور گہری سانس اپنے سینے میں کھینچی اور اپنے سامنے بیٹھے ان دو حریص درندوں کی طرف سیدھا دیکھ کر ایک انتہائی سرد، بے رحم اور کھوکھلی آواز میں ان سے مخاطب ہونا شروع کیا۔ آپ دونوں بھائیوں کو شاید پچھلے 5 سالوں سے یہ انتہائی اہمکانہ غلط فہمی لاحق ہے کہ آپ کا مرنے والا کمزور والد اپنی آخری سانسوں تک آپ کی اس گھنونی مکاری، اس خطرناک فریب اور اس سازش سے مکمل طور پر ناواقف اور بے خبر رہا، جس کے تحت آپ نے اسے بڑی مکاری سے اس کے اپنے ہی خون پسینے سے بنائے گئے گھر سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر کے ایک معمر افراد کے مرکز کی تاریک دیواروں کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ وہ بظاہر خاموش اور لاچار ضرور ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے حواس میں مکمل طور پر قائم تھا اور کسی بھی طرح سے بے وقوف ہرگز نہیں تھا۔ طارق نے انتہائی بے چینی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی نشست پر پہلو بدلا اور شدید غصے سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ کیا بے بنیاد اور فضول بکواس کر رہے ہیں؟ ہم نے وہ تمام منتقلی کے کاغذات مکمل قانونی ضابطوں اور کچہری کے قواعد کے تحت تیار کروائے تھے، اور ان تمام کاغذات پر اس بوڑھے کے انگوٹھے کے واضح نشانات اور دستخط موجود ہیں
जिन्हें कोई अदालत नहीं झुठला सकती। अब आप हमें कोई नई और मन घड़त कहानी सुनाकर हमारा कीमती वक्त कतई तौर पर ज़ाया मत करें। वकील हबीबुल्लाह के होठों पर एक अजीब सी पुरअसरार और फातिहाना मुस्कुराहट उभरी और उसने उस जर्द और पुराने कागज को अपने दोनों हाथों में सीधा करते हुए इंतहाई पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, वो कागजात जिन पर आपने बड़ी चालाकी से अपने वालिद के दस्तखत और अंगूठे के निशानात हासिल किए थे, वो महज एक बहुत बड़ा और कानूनी धोखा था जो दरअसल उसने आपको दिया था ताकि वो जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आपका और आपके अंदर छुपे हुए लालच का असली और घिनौना चेहरा अपनी आंखों से देख सके। ये हौलनाक इंकिशाफ सुनते ही हारिस और तारिक दोनों के चेहरों का रंग यकलख्त फक पड़ गया। उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गईं और उनकी सांसें जैसे एक तवील लम्हे के लिए उनके सीनों में ही रुक सी गईं। हारिस ने शदीद तैश के आलम में अपने दोनों हाथ मेज पर जोर से मारते हुए लगभग चीखने वाले अंदाज में कहा, आपका दिमाग तो उम्र के साथ साथ मुकम्मल तौर पर खराब नहीं हो गया। हम इन्हीं कागजात की कानूनी बुनियाद पर पिछले पूरे 5 सालों से इस अजीम उश्शान हवेली और इन तमाम असासों के बिला शिरकत गैर मालिक बने बैठे हैं और आज तक किसी सरकारी महकमे ने हम पर उंगली नहीं उठाई। और अब आज आप अचानक ये कह रहे हैं कि वो सब महज एक धोखा और शराब था। वकील ने अपने लहजे में मजीद सख्ती, रौब और एक हाकिमाना अंदाज पैदा करते हुए अपने हाथ के इशारे से उन्हें फौरन खामोश रहने का सख्त हुक्म दिया और अपनी अधूरी बात को पूरी कुव्वत से जारी रखते हुए कहा, आपके वालिद ने उस दारुल अमान की तन्हाई में अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम अगरचे इंतहाई कर्ब, अजियत और शदीद दुख में गुजारे हैं, मगर मरने से ठीक चंद माह कबल उसने मुझे खुसूसी तौर पर एक पैगाम भेजकर उस मरकज में बुलवाया था और अपने मुकम्मल होशो हवास में और 2 मोतबर गवाहों की मौजूदगी में एक बिल्कुल नई और हतनी वसीयत तैयार करवाई थी जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है और कानून की नज़र में यही सबसे मुस्तनद और आखिरी दस्तावेज मानी जाएगी। इस नई और हतनी वसीयत की मौजूदगी में आपके पास मौजूद वो तमाम पुराने मुंतकिली के कागजात रद्दी के बेमानी टुकड़ों के सिवा और कोई कानूनी हैसियत नहीं रखते। ये हौलनाक और रूह फरसा हकीकत सुनते ही दोनों भाइयों पर जैसे सख्ता तारी हो गया। उनके जिस्मों में जैसे खून मुंजमद हो गया हो और उनकी खुली हुई आंखों के सामने वो तमाम सुनहरे ख्वाब, वो तमाम रंगीनियां और वो तमाम पुरतयुश अय्याशियां शीशे के महल की तरह किरची किरची होकर बिखरती हुई महसूस होने लगी, जो उन्होंने इस करोड़ों की जायदाद को आज फरोख्त करके देखने शुरू किए थे। तारीक के होंठ मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके थे, उसकी टांगें कांप रही थीं और उसने इंतहाई मुश्किल से अपने खुश्क गले में थूक को निगलते हुए लरचती हुई आवाज में वकील से पूछा, इस मनहूस वसीयत में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो आप हमें इतनी देर से मुसलसल डरा रहे हैं और पहेलियां बुझवा रहे हैं? साफ साफ बताएं हमें, आखिर क्या बकवास और कैसी शराइत लिखवा कर गया है वो बुढ़ा अपनी मौत से पहले? वकील हबीबुल्लाह ने जर्द कागज पर लिखी हुई उस तवील और आखिरी तहरीर पर एक बार फिर गहरी नजर डाली और एक एक लफ्ज पर जबरदस्त जोर देते हुए इंतहाई ठहर ठहर कर और गूंजदार आवाज में पढ़ना शुरू किया। इस तहरीर के मुताबिक आपके वालिद ने लिखा है कि मेरे आमाल नामे में वैसे तो बेशुमार गलतियां और कोताहियां मौजूद हैं, मगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और नाकाबिले मुआफी गलती इन 2 जहरीले सांपों को अपने खून से पालना था, जिन्होंने मेरी सारी उम्र की हलाल कमाई और मेहनत को हड़प करके मेरी आखिरी उम्र में मुझे दर दर की ठोकरें खाने और सिसक सिसक कर मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया। लिहाजा
मैं पूरे होश व हवास में अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला इमलाक, अपनी तमाम ज़रख़ेज़ ज़मीनें, अपनी वो अजीम उश्शान आबाई हवेली और अपने बैंक के तमाम महफूज खाते एक बिल्कुल नई, कड़ी और अटल शर्त के साथ मशरूत कर रहा हूं। और वो शर्त मेरी एक ऐसी मजलूम बेटी से जुड़ी है जिसे मैंने इन्हीं दो दरिंदों के कहने पर आग करके घर से निकाल दिया था। वकील की ये भारी और खुरदरी आवाज कमरे के उस खौफनाक सन्नाटे में किसी भारी हथौड़े की मुसलसल ज़रबों की तरह गूंज रही थी, और उसके मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज उन दोनों भाइयों के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह पैवस्त होकर उनकी रूह तक को छलनी कर रहा था। हारिस ने घबराहट के आलम में अपनी नशिस्त से खड़े होने की भरपूर कोशिश की, मगर उसकी टांगों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसके घुटने आपस में टकरा रहे थे और वो वहीं बेबसी से धप से अपनी कुर्सी पर वापस ढेर हो गया, जबकि उसके माथे पर सर्दियों के बावजूद पसीने के मोटे मोटे कतरे चमकने लगे थे। वकील हबीबुल्ला ने अपनी बात के तसलसल को वहीं से जोड़ते हुए उन दोनों हारे हुए जुआरियों की तरफ एक फातिहाना और इबरतनाक नजर डाली और एक ऐसी हतमी बात कही जिसने वाकई उनके पैरों तले से जमीन मुकम्मल तौर पर खींच ली और उन्हें गार की अंधेरी गहराइयों में धकेल दिया। वकील के उन आखिरी अल्फाज में एक अजीब सी गरज और कानून की मुकम्मल ताकत शामिल थी, जब उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई दो टूक और बेरहम अंदाज में फैसला कुन लहजे में उनसे कहा, इस आखिरी और हतमी वसीयत और इसमें दर्ज शुदा एक इंतहाई कड़ी और नाकाबिले तस्खीर शर्त के मुताबिक जब तक वो शर्त मुकम्मल तौर पर मिनो अन पूरी नहीं की जाती, उस वक्त तक किसी भी सूरत में ये जायदाद नहीं मिल सकती। वकील हबीबुल्लाह के इन आखिरी और फैसला कुन अल्फाज ने कमरे के मुहीब सन्नाटे में एक कयामत खेज गूंज पैदा कर दी थी, जिसके बाद हारिस और तारिक दोनों के चेहरों पर छाई हुई मौत जैसी जर्दी मजीद गहरी हो गई थी और उनकी सांसें जैसे उनके हलक में ही अटक कर रह गई थीं। तारिक ने अपनी कपकपाती हुई आवाज को बमुश्किल काबू करते हुए अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी और वकील से पूछा, आखिर वो कौन सी ऐसी नामुमकिन और कड़ी शर्त है जो हमारे मरे हुए बाप ने इस बोसीदा कागज पर लिख छोड़ी है, जिसकी वजह से हम अपनी ही खानदानी और आबाई इमलाक से इस तरह अचानक महरूम हो रहे हैं। वकील हबीबुल्लाह ने अपनी ऐनक के शीशों के पीछे से उन दोनों शिकस्त खुर्दा और मफलूकुल हाल चेहरों को बगौर देखा और एक इंतहाई सर्द और बेरहम लहजे में उस जर्द कागज की बकिया तहरीर को बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया, जिसमें उनके बाप ने अपने कांपते हाथों से लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे घिनौना और नाकाबिले मुआफी जुर्म उस वक्त किया था जब मैंने महज अपनी झूठी अना और खानदानी गुरूर की खातिर अपनी इकलौती और मासूम बेटी आयशा को उसकी पसंद की शादी करने पर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और अपनी तमाम तर जायदाद से आग करके घर से धक्के देकर निकाल दिया था। मुझे उस वक्त ये अहमकाना गुमान था कि मेरे ये दोनों बेटे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और मेरी खानदानी विरासत को संभालेंगे, मगर जब इन्हीं सफ़ाक और बेहिस बेटों ने मेरी सारी दौलत हथिया कर मुझे एक लावारिस इंसान की तरह इस दारुल अमान की अंधेरी और नम आलूद कोठरी में मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया, तो उन 5 सालों की तवील और कर्बनाक तन्हाई ने मेरी आंखों पर पड़ा हुआ वो गुरूर और अंधेपन का पर्दा मुकम्मल तौर पर चाक कर दिया। मुझे इस कसम पुरसी के आलम में ये तल्ख हकीकत समझ आई कि असल नाफरमान और गासिब कौन है और किसके साथ मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ज्यादती की थी। वकील ने एक लम्हे के लिए अपनी सांस को दुरुस्त किया और फिर एक ऐसी ज़रब लगाई जिसने उन दोनों भाइयों के वजूद को जैसे किसी गहरी खाई में धक्का दे दिया हो।
जब उसने पढ़ा कि इसलिए मैं अपने पूरे और मुकम्मल होशो हवास में अपनी इस तमाम तर मनकूला और गैर मनकूला इमलाक, अपनी वसीओ अरीज ज़रई ज़मीनों, अपनी इस शानदार आबाई हवेली और मालियाती इदारों के तमाम खातों की वाहिद और कानूनी मालकिन अपनी उसी मजलूम बेटी आयशा को मुकर्रर करता हूँ, जिसे मैंने कभी बेदखल किया था और अब कानून की नज़र में इस बेपनाह दौलत का हर एक कोना सिर्फ और सिर्फ उसी की मिल्कियत है। ये रूह फरसा और लर्जा खेज इंकिशाफ सुनते ही हारिस के कदमों तले से वाकई जमीन निकल गई और वो बेसाख्ता अपना सर दोनों हाथों में थाम कर वहीं कुर्सी पर ढेर हो गया, जबकि तारिक की आंखों से वहशत और दीवानगी टपकने लगी थी और वो पागलों की तरह चीखते हुए बोला, ये सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। हम इस जाली और मन घड़त वसीयत को हरगिज नहीं मानते। हम आला अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे और इस कागज के टुकड़े को रद्दी की टोकरी में फेंकवा देंगे। वकील हबीबुल्ला ने इंतहाई तंजिया और काटदार मुस्कुराहट के साथ तारीख की इस खोखली धमकी को हवा में उड़ाते हुए कहा, तुम जो चाहे कर लो, मगर इस मुल्क का कोई भी कानून इस मुस्तनद और बाकायदा मंजूर शुदा वसीयत को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर तुम्हारे बाप के दस्तखत के साथ साथ दारुल अमान के 2 आला तरीन सरकारी ओहदेदारों की बतौर गवाह मोहरें भी सब्ज हैं, जो इसे नाकाबिल तस्खीर बनाती हैं। अब तुम दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जो तुम्हारे बाप ने इस वसीयत के बिल्कुल आखिर में एक आखिरी शर्त के तौर पर दर्ज किया है, और वो शर्त ये है कि अगर तुम दोनों भाइयों को इस तमाम तर जायदाद का कोई एक छोटा सा हिस्सा या कोई मामूली सी रकम भी दरकार है, तो तुम्हें हर हाल में अपनी उस बहन आयशा के दरवाजे पर एक भिखारी की तरह जाना होगा और उसके कदमों में गिरकर अपने तमाम गुनाहों और इस बूढ़े बाप पर किए गए तमाम मजालिम की खुले आम मुआफ़ी मांगनी होगी। अगर तुम्हारी उस बहन ने तुम्हारी इस गिड़गिड़ाहट और इल्तिजा पर कोई रहम खाकर तुम्हें कुछ भीख दे दी, तो वो तुम्हारा मुकद्दर होगा, और अगर उसने तुम्हें अपने दरवाजे से धुतकार दिया, तो तुम दोनों को आज और इसी वक्त इस शहर की सड़कों पर एक कौड़ी के बगैर यारो मददगार भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वकील की ये आखिरी बात मुकम्मल होते ही इस शानदार और पुरशखो दफ्तर में एक मौत जैसी और खौफनाक खामोशी छा गई, और वो दोनों मुतकब्बिर और मगरूर भाई, जो कुछ देर पहले तक करोड़ों की दौलत के नशे में अंधे हो रहे थे, अब एक दूसरे की तरफ बेबसी, नदामत और शदीद जिल्लत के एहसास के साथ खोखली नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उनकी सारी चालाकियां और साजिशें उनके अपने ही बिछाए हुए जाल में उनके गले का फंदा बन चुकी थी, और वो अब मुकम्मल तौर पर खाली हाथ और तबाहाल हो चुके थे।